लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे बिहार का, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद सियासी अटकलें बहुत तेज है और सियासी अखाड़े में जंग भी। 2024 का चुनाव जहां एक और बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की वजह से चुनौतियों से भरा भी है और बीजेपी इसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों बेहद जरूरी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की पूरी सियासत वाराणसी से तय हो रही है। कोशिशें तमाम हैं, लेकिन एक सच्चाई जो सामने निकल कर आई है वो ये कि संगठन अब तक चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई है और ये बातें सुनील बंसल की समीक्षा बैठक में सामने आई। दरअसल बीजेपी 4 स्तरीय संगठन तैयार कर रही है, जिसमें बूथ कमेटी, पेज कमेटी, बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख सबसे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, बूथ और मंडल स्तर पर अब तक कई कार्यक्रम भी नहीं हो पाए हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ हर एक वोटर जरूरी है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों को फाइनल करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत ये तय किया गया कि बीजेपी सांसदों के कामकाज का मूल्यांकन दिसंबर में शुरू किया जाएगा और चुनाव से बहुत पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी संभव है। जहां जैसी जरूरत वहां वैसे प्रत्याशी होंगे। सियासी और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान बीजेपी रखेगी। एक कैटेगरी वाली सीटों पर भी बदल सकते हैं प्रत्याशी। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट इस वक्त तैयार कर रही है। उम्र, जीत की संभावनाएं, जाति, लोकसभा क्षेत्र का विकास, ये प्रमुख होगा। समस्याएं और विरोधी दलों के संभावित उम्मीदवारों की प्रोफाइल बना करके ये समिति इस वक्त रेडी कर रही है। जहां जिस जाति की संख्या ज्यादा, वहां उसी का प्रत्याशी होगा। अगर ओबीसी बाहुल्य सीट पर सांसद दूसरी जाति का है, तो इस बार उस सीट पर प्रत्याशी बदल भी सकते हैं। सहयोगी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर भी यहां पर मंथन होगा। बीजेपी जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देगी, ये पूरी तरीके से क्लियर है। दरअसल बीजेपी किसी भी कीमत पर 350 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की इस वक्त तैयारी कर रही है और इसके लिए एक-एक पॉइंट पर काम कर रही है। जिलों में विरोधी दलों के तोड़ फोड़ करने के काम पर भी लगातार मंथन चल रहा है। साथ ही हर जाति के नेताओं की सूची अलग से तैयार की जा रही है। बीजेपी किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं होना चाहती है, इसलिए इस बार प्रचार का अंदाज भी आक्रामक ही होने वाला है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ तो बीजेपी सरकार में थी और अब वो खिलाफ है। नीतीश कुमार का फैसला विपक्ष के लिए एक कॉमन एजेंडा है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 75% करने का प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया है। इसकी रूपरेखा भी पूरी तरीके से तैयार है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर उन्होंने ऐसा करने की सलाह दे डाली। इस प्रस्ताव के मुताबिक क्या कुछ खास है, ये भी जानिए। एससी को 16% आरक्षण को बढ़ाकर के 20% किया जाएगा। एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी को मिलाकर के 43% आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे केंद्र की सत्ता में है। नीतीश के ओबीसी वाले दाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीजेपी ओबीसी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से ये बताना चाहती है कि ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी वो ही है, लेकिन नीतीश के इन दोनों ही दाव ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको प्रधानमंत्री की एक बात सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने ओबीसी को लेकर के उन्होंने ये वक्तव्य दिया। पहले आप वो सुनिए, फिर इसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई?
देखिए, दरअसल बीजेपी की तरफ से एक आंकड़ा पेश करके ये बताया गया कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं, 27% एमएलए ओबीसी, 40% एमएलसी भी ओबीसी हैं। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की तो बीजेपी के मुताबिक उसका भी सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो है ओबीसी वर्ग। और इसके साथ ही पिछड़ा कितने फीसद है? 44%। दलितों की संख्या है कुल 19%। आदिवासी की संख्या है 3%। सवर्ण आते हैं 26%। अल्पसंख्यकों की संख्या 8%। अब बीजेपी के लाभार्थियों में कौन कौन सी जातियां हैं वो भी आपको डिटेल में समझाते हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, नाव बनाने वाले लोग, जाल बुनने वाले लोग, ताला बनाने वाले लोग, औजार बनाने वाले लोग, खिलौने बनाने वाले लोग, टोकरी और झाड़ू बनाने वाले लोग भी इसमें शामिल। बात सिर्फ योजनाओं और लाभार्थियों तक ही नहीं है, आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं कि ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के इस वक्त साथ खड़ा है। कैसे, ये भी आप समझिए। कौन सा वो साल और ओबीसी के कितने वोट फैक्टर्स बीजेपी को पड़े? 2009 में 22% वोट मिले बीजेपी को और ये कैटेगरी थी ओबीसी की। 2014 में 37%, 2019 में 44%। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 2024 को लेकर के ये जो पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है वो ओबीसी के इर्द गिर्द आखिर क्यों है? अगर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी की अगर हम बात करें तो राज्यों में ओबीसी की संख्या कितनी है, आबादी कितनी है, ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश 54% है, बिहार में 61% ये आबादी है, महाराष्ट्र में 32%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 43%, छत्तीसगढ़ में 47%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, आंध्र प्रदेश में 52%, उड़ीसा 36%, पश्चिम बंगाल 13%, असम में 25% ओबीसी है, हिमाचल प्रदेश में ये 13% है, उत्तराखंड में 31% है, पंजाब में 15%, हरियाणा में 31%। तो ये कुल जो है 2024 की लड़ाई आखिर क्यों ओबीसी पे है, ये डिटेल हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि राज्यों में ओबीसी कितने प्रतिशत है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये वोट किन मायनों में बहुत खास है और ये प्रतिशत क्यों जरूरी है और क्यों बीजेपी इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है।